चुनावी साल है। मिशन 23 को लेकर भाजपा, कांग्रेस समेत सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कमलनाथ खुद मैदान में उतरकर जमीनी नब्ज टटोल रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर राजा साहब भी एक्शन मोड में हैं। माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब दिग्विजय सिंह मिशन 23 पर पूरी तरह से सक्रिय होंगे। दिग्विजय सिंह सभी 230 विधानसभा सीटों का दौरा करके जनता के बीच पहुंचेंगे। इसकी शुरुआत भी दिग्विजय ने भोपाल के बैरसिया और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से कर दी है, जहां बैरसिया में उन्होंने मंडलम और सेक्टर के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की और जीत का मंत्र दिया। वो यूपी के भी प्रभारी रहे, वो आसाम के भी रहे, कर्नाटक और आंध्र के भी रहे, वो सब जगह उनके जब प्रभारी थे कांग्रेस जीती। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी देख लें कि पिछला चुनाव अब हार गए थे। दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की थी, इस बार राहुल गांधी के साथ उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की है। तो आपकी तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 174 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी और फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। इधर सरकार भी एक बार फिर सत्तासीन होने की तैयारियों में जुटी हुई है। यही वजह है कि शिवराज सरकार विकास यात्रा के पथ पर चल रही है। सीएम शिवराज समेत मंत्री, सांसद, विधायक सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। इसी बीच दिग्विजय सिंह की एंट्री ने सियासी पारे को और चढ़ा दिया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलने से कैसे चूक सकती है, और हुआ भी यही। सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह वोट काटते हैं या वोट जोड़ते हैं। जिस तरह से वो बयान देते हैं उससे कांग्रेस को सोचना चाहिए कि फायदा होगा या नुकसान। अब वो वोट काटते हैं कि वोट बांटते हैं, ये कांग्रेस भी समझती है और जनता भी समझती है। जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो देश को भी लज्जित करते हैं और उनको सुनकर जनता भी लज्जित होती है। अब उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये कांग्रेस सोचे। सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। मैं नहीं कह रहा, उनने कहा। जब वो खुद अपने बारे में धारणा रखते हैं तो आम जनता उनके बारे में क्या धारणा रखती होगी आप जानते हैं। अगर साल 2018 की बात की जाए तो चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी। इस बार वो सभी सीटों पर पहुंचने की कवायद में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर मिशन 23 में दिग्विजय सिंह की एंट्री से सियासी गर्माहट दिखने लगी है। अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह की कवायद कांग्रेस को कितना मजबूत करती है, और सवाल ये भी है कि दिग्गी की सक्रियता भाजपा को कितना फायदा या नुकसान पहुंचाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। क्या दिग्विजय सिंह की एंट्री से बदलेगी MP की सियासत? क्या दिग्विजय सिंह के दौरे से मजबूत होगी MP कांग्रेस? क्या दिग्विजय के अभियान से बीजेपी की राह होगी आसान? क्या कांग्रेस दोहरा पाएगी साल 2018 का परफॉर्मेंस? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है IND एजेंडा में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय राजनीति में, यूं कहें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर, यूं तो कई नेता ऐसे हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसका जब भी जिक्र आता है तो ये नाम का जिक्र आते ही खलबली सी मच जाती है, और वो नाम है दिग्विजय सिंह। ये नाम कुछ ऐसा है। दिग्विजय सिंह का अगर इतिहास देखा जाए, दिग्विजय सिंह वो नेता रहे हैं जो कि 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1993 से लेकर के 1993 से लेकर के 2003 के बीच में, और उन्हें लेकर के काफी विवाद भी हुए हैं उनके स्टेटमेंट्स को लेकर के। और आज फिर एक बार हम उन्हें लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी जो एंट्री है वो एक बार फिर से राजनीति में हो गई है।
230 विधानसभा सीटों पर वो जाने वाले हैं और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित तावरे जी, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पटेल जी, जो कि सह मीडिया प्रभारी हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप वारणिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित तावरे जी से। अमित जी, आपने अभी अभी स्टेटमेंट देखा गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का। वो कह रहे हैं कि भाई दिग्विजय सिंह तो खुद ही कह चुके हैं कि मैं जहां जाता हूं तो वोट कट जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। 2018 का परिणाम उनको देख लेना चाहिए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो 2018 के चुनाव में चिल्ला कर बोल रहे थे कि अब की बार 200 पार। तो यही दिग्विजय सिंह जी की पैदल नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी जिन्होंने इन सबको घर बिठा दिया था जी। इनको याद करना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा जी, क्यों हम शिवराज जी की भी बात करें, शिवराज जी की भी बात अभी मैं सुन रहा था, तो शिवराज जी को भी याद रखना चाहिए कि ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिनके खिलाफ आप राघवगढ़ चुनाव लड़ने गए थे और वहाँ की पब्लिक ने आपका क्या हश्र किया था, ये आपको हमको सबको याद है। दिग्विजय सिंह जी की कहीं कोई एंट्री नहीं हुई है, वो तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। और हम चाहे 1993 के चुनावों की बात करें, 1998 के चुनावों की बात करें, 2018 के चुनाव की बात करें, सभी चुनावों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये जो यात्रा पर निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो तमाम शासन प्रशासनिक सेवाओं का उपयोग करके अपनी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। उसके बाद भी विधायकों को किस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ये मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता का विषय है। हमारी पार्टी के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना हम सब लोग सोच लेंगे। कौन वोट बढ़ाता है, कौन घटाता है, ये हमारी पार्टी का विषय है। शिवराज जी को अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। लगातार पूरे प्रदेश में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा तावरे जी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये वो ही दिग्विजय सिंह हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगते हैं और फिर पार्टी कहती है नहीं ये तो उनकी निजी राय है। देखिए, उस मामले में राहुल गांधी जी स्पष्ट कर चुके हैं और दिग्विजय सिंह जी भी कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, तो इसलिए इस बात में कुछ अब बचता नहीं है कहने लायक। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अनिल जी से। अनिल जी, क्या कहेंगे अमित तावरे जी की बात पर? कावरे जी ने बहुत अच्छा डिफेंड करने का प्रयास किया है दिग्विजय सिंह को, पर मैं बताना चाहूँगा कि वो यही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने पूरे देश को बंटाढार कर रखा था और ये अभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के राहुल गांधी की यात्रा करके आए हैं। अब ये नकल कर रहे हैं, मंडल और सेक्टर की बैठकें कर रहे हैं। ये नकल उसी तरह से जिस तरह से पौंड्रक महाभारत में श्री कृष्ण वासुदेव की नकल करते थे और उनका क्या हश्र हुआ आप लोग बेहतर जानते हैं। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि उनके जाने से अब फायदा होता है कि नुकसान होता है। जैसा कि वो खुद ही कह चुके हैं कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। अब देखिए, वोट क्यों कटते हैं, विषय ये है। वोट इसलिए कटते हैं क्योंकि ये सेना पर सवाल उठाते हैं। वोट इसलिए कटते हैं क्योंकि ये आतंकियों को ओसामा जी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये महिलाओं के लिए आप शब्द बोलते हैं और अपनी ही पार्टी के नेत्री को टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वोट इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसान विरोधी काम करते हैं। मैं मुल्ताई की वो घटना याद दिलाना चाहूंगा जब किसानों ने अपनी फसल के मुआवजे के लिए धरने पे बैठे थे और इन्होंने 24 किसानों को गोलियों से भून डाला था, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। तो देखिए, इनको देश की जनता और प्रदेश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ये सब में माहिर है, ये छल धन बल सब में माहिर है। जैसा रावण माहिर था, लेकिन उसकी हार हुई। उसकी हार इसलिए हुई क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं था। और इनके तो वीडियो भी वायरल हुए थे जिससे इनके बेटे ने, इनके परिवार ने इनसे दूरी बना ली थी और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए फिर उनको शादी भी करना पड़ा था। तो ऐसे चरित्र के धनी हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी। तो निश्चित ही मानिए कि प्रदेश की जनता के बीच से वे जाने वाले हैं। तो जैसा इन्होंने कहा है कि मेरे जाने से वोट कटते हैं, तो यही होने वाला है। अब तय कांग्रेस को करना है। जी चलिए ठीक है, मैं संदीप जी से एक सवाल ले लेता हूँ। संदीप जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले अमित तावरे जी कह रहे थे, जो बात अनिल पटेल जी ने कही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या दिग्विजय सिंह के दौरे से, उनके 230 विधानसभाओं में जाने से मध्य प्रदेश कांग्रेस मजबूत होगी या उल्टा नुकसान होगा? संदीप जी। देखिए दीपांशी जी, आप ये मान के चलिए दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के उन बड़े 2 नेताओं में से हैं जो वर्तमान दौर की राजनीति में कांग्रेस में सक्रिय है। एक तो कमलनाथ जी मान लीजिए आप अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह हैं।
इन दोनों नेताओं के ही कब्जे में कहें हम एक प्रकार से कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस है, और उन्हीं को तय करना है कि आगे चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। मार्गदर्शन हाईकमान से मिलेगा, निर्देश मिलेंगे, लेकिन इन दो नेताओं को तय करना है कैसे लड़ना है। ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जिनका हर गांव तक संपर्क है, पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो, उनकी पहुंच उस तक है। और मुझे लगता है कि उन जैसा कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और संपर्क रखने वाला नेता कम है। एक पक्ष तो उनका यह है जो कांग्रेस को फायदा देगा, मगर दूसरा पक्ष भी है उनका, जो उनके बयान होते हैं वे पूरी पार्टी को संकट में डाल देते हैं। उनकी कुछ लोगों के साथ बहुत नजदीकियां होती हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका एक गुट कहलाता है जी। अगर आप सक्रिय होंगे तो उस गुट के लोग सक्रिय होंगे, उस गुट के लोग सक्रिय होंगे तो दूसरे लोग घरों में बैठ जाएंगे। ये भी आशंका है, खतरा भी है। अब कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस के साथी तावरे जी कह सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दिग्विजय सिंह की सक्रियता से जहां कार्यकर्ता एक वर्ग उत्साहित होगा, तो दूसरी तरफ वो भी आशंका है कि जो लोग दिग्विजय सिंह से करीब नहीं है, उनकी क्या स्थिति रहेगी उस दौरान। क्या वाकई में दिग्विजय सिंह अकेले सारे दौरे करेंगे, क्योंकि अभी तो भोपाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों तक उनकी बात है। क्या वो 230 विधानसभा क्षेत्र में अकेले तक जाएंगे या कमलनाथ उनके साथ होंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन एक चीज और हमें देखनी होगी कि पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में, कांग्रेस के पास एक चेहरा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। दिग्विजय सिंह जी सक्रिय हुए तो आप एक चीज और देखिए कि मध्य प्रदेश के कुछ बड़े नेता हैं जिन्हें बाद में नुकसान हुआ। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, बुंदेलखंड के एक बड़े नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी का क्या हुआ बाद में, कि उनके बेटे तक को टिकट नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह की सक्रियता होगी तो कई बड़े नेताओं को कलम करने की भी कोशिश होगी। मुझे जो अब तक का नजर आता है, तो कांग्रेस को विचार करना है कि दिग्विजय सिंह किस दिशा में चलेंगे, किस तरह से चलेंगे, पार्टी क्या करेगी आगे। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं तावरे जी से। तावरे जी, जो बात पौराणिक जी कह रहे हैं, जो आशंका वो जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और जो बात कहते हैं वो हमारे लिए एक विचारणीय विषय रहती है। लेकिन एक बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम दिग्विजय सिंह जी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक वोट काटने की बात है, तो आप देखिए उनका इतिहास देखो आप, जहाँ से वो 1972 से पहली बार पार्षद बने थे, आज की स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी जिसका अभी कहें कि सबसे अच्छा समय अभी देश में चल रहा है, इस समय भी कांग्रेस का अध्यक्ष वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के जब वो प्रभारी बने, 22 सांसद आए, बढ़ोतरी हुई। असम में गए थे, असम में सरकार बनाकर लाए थे। जहाँ के भी वो प्रभारी रहे हो, आप बिल्कुल रिकॉर्ड निकाल कर देखिए कि हमारा मत प्रतिशत बड़ा ही है जी। और यही तो भारतीय जनता पार्टी जानती है, यही तो फोबिया है उनको। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इतने विद्वान हैं कि बता रहे थे कि फोटो वायरल हो गई तो बेटे ने दूरी बना ली, तो पिता ने द्वारे, भैया उनको तो पता ही नहीं है बेटे को, ना हम जैसे कार्यकर्ताओं को कुछ पता है, लेकिन इन लोगों को सब कुछ पता होता है, ज्योतिषी हैं ये। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा मैं कि दिग्विजय सिंह जी जैसा अनुभवी नेता और कमलनाथ जी जैसे हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, इन दोनों की जो जोड़ी है, इस बार निश्चित तौर पर 2023 में, जैसा कि हमारे नेता पीसी शर्मा जी ने कहा है, मैं भी उस बात से सहमत हूं कि 174 से ज़्यादा सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी और निश्चित तौर पर एक जनहितैषी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में आने वाली है। चलिए ठीक है, अनिल जी से प्रतिक्रिया लेता हूँ। अनिल जी, 174 सीटें, संख्या याद रखिएगा, 174 सीटों से ज़्यादा की सरकार आने वाली है, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर अनिल जी। देखिए क्या है, इन्होंने पिछली बार दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जो चुनाव लड़े थे, जैसा ये कह रहे हैं, उसमें जो चेहरा इन्होंने बनाया था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उन्होंने चेहरा मुख्यमंत्री का बनाया, रिकॉर्ड बताइए, और उन्होंने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा और चैनल पर बैठकर आप गलत बात करते हो, मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बाद में इन्होंने एक युवा दिखा के एक डोकरो पकड़ा दिया। आपको एक ऑफिशियल लेटर बता दो जिसमें चेहरा घोषित करा था। अब इस बार सिंधिया जी इनके साथ नहीं है, इनके तारणहार नहीं है, इन्होंने उनका अपमान किया, उन्होंने उन पार्टी इनकी छोड़ दी, ये कारण रहा है। ये तो दावा गुजरात में भी कर रहे थे
कि हम सरकार में आने वाले हैं, लेकिन देखिए हुआ क्या गुजरात में, इनका सुपड़ा गुजरात साफ में हो नहीं गया। आई, लेकिन हिमाचल में आ गई, हिमाचल में आ गई। हिमाचल में थोड़ा बहुत वहाँ ठीक है, वहाँ परंपरा रही है जी। कि जहाँ सरकार हार गए वहाँ बदलते हैं, परंपरा उसको है। हम तोड़ने में मिथ कामयाब नहीं हुए हैं, जी। लेकिन बहुत कम अंतर में, 1% से भी कम अंतर से ये हमसे जीते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो ये हाल रहा है इनका। तो इस बार इनका जो दावा है 175 का जो भी है इनका कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। उसमें पलीता लगाने का काम दिग्विजय सिंह जी करने वाले हैं। उनको अब कमलनाथ जी से बदला लेना है और अपने बेटे को स्थापित करना है, इसलिए वो सारी कवायद में लगे हुए हैं। देखिएगा सारा कुछ करने का काम उनको, कमलनाथ जी को हराने का काम दिग्विजय सिंह स्वयं करने वाले हैं। चलिए ठीक है, मैं पौराणिक जी से एक सवाल कर लेता हूँ। पौराणिक जी, मेरा आपसे सवाल ये है, एक होता है इंसान और एक होती है उसकी इमेज। बात की जाए इंसान की, इंसान कैसा भी हो, लेकिन उसकी जो इमेज होती है वो कहीं ना कहीं जो जनता के मन में जो एक इमेज क्रिएट हो जाती है, जो पैदा हो जाती है। बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह का नाम जब भी आता है, भी पिछले कुछ समय से उनके जो स्टेटमेंट्स आए या जिस तरह से उनकी जो एक छवि बन गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या मीडिया के माध्यम से कहें, वो कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए या महिलाओं को लेकर के जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ता ही है। और इसका मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका असर आने वाले चुनाव में, चूंकि अब वो 230 विधानसभाओं में जाएंगे, कितना असर पड़ेगा? पौराणिक जी। देखिए आप, हम पहले दिग्विजय सिंह का विश्लेषण कर लें, फिर अगले चुनाव की बात कर लें। जी। दो हिस्सों में बांट के चलिए आप। इस समय का जो मतदाता है उसे दो हिस्सों में, एक वो मतदाता जो 18 से 21 तक का है और एक मतदाता वो जो 21 या 25 से ऊपर का है। जी। तो दो हिस्से हो गए इसके। जहां तक आपने दिग्विजय सिंह जी के बयान की बात की, तो वो जो नई पीढ़ी है जो 25 साल 21 साल से पहले वाली, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। बिल्कुल। तो इस तरह के बयान एक ऐसा वर्ग होता है जिसे पुसाते नहीं है या ये कहीं पसंद नहीं आते, वो उसे पचा नहीं पाता है कि आखिर इस तरह की बात कही क्यों गई। आपके पास तथ्य हैं, तर्क हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप सेना को जोड़ के कोई बात कहते हैं और फिर उस पर बीजेपी का जिस तरह का काउंटर आता है, तो एक भ्रम का वातावरण समाज में फैल जाता है। फैल जाता है। और दूसरा वर्ग है 25 साल से ऊपर वाला, जिसने दिग्विजय सिंह का शासन काल भी देखा है। तो दिग्विजय सिंह के शासन काल की दो चीजें बड़ी चर्चाओं में रही, एक बिजली और सड़क। जी। वो हम जैसी उम्र के लोग हैं या जो 40, 45 साल, 50 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने परिस्थितियां देखी हैं। जी। अब सवाल ये होता है कि इन दो तरह की जो छवियां गढ़ दी गई हैं, इनका मुकाबला आप किस तरह से करेंगे? ठीक है, 2018 में आप सरकार में आ गए, तो किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा सकता। एक पक्ष वो भी था कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। जी। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़े फायदे की जो चीज रहने वाली है, वो कमलनाथ के नेतृत्व के 15 महीने का शासनकाल। जी। क्योंकि उसमें कुछ काम ऐसे हुए हैं जिसका असर जनता पर आज भी है। अगर आप ग्रामीण इलाके में जाइए, बीजेपी या कुछ कह सकती है कि इतने कर्ज किसानों का माफ हुआ और ये हुआ, वो सवाल जवाब उनके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जमीन पर जाते हैं तो आपको किसान ऐसे मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा कर्ज माफ हुआ है। विधानसभा में भी ये बात कही है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। तो मेरा ये मानना है कि वो 15 महीने ज्यादा महत्वपूर्ण है कमलनाथ के लिए और खासकर कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह की सक्रियता बढ़ती है, और मुझे लगता है उन दो छवियों से, जो एक सोशल मीडिया की छवि है और दूसरी 1993 से 2003 तक की छवि है, उसको कैसे ब्रेक किया जाएगा, ये चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। जी। तावरे जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल है कि ये जो चुनौती रहेगी, इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, मैंने कहा ना, कहीं कोई चुनौती वाली बात नहीं है और यहाँ पे सब अपने अपने विश्लेषण के लिए बैठे हुए हैं। जी। और मुझे लगता है कि जैसे कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के पटेल जी बोल रहे थे कि किसी को चेहरा घोषित कर दिया था, कहीं कोई चेहरा घोषित नहीं किया था 2018 में। और यदि वो इतने बड़े व्यक्ति होते तो वो खुद का चुनाव नहीं हारते, ये बात याद रखना चाहिए। जब आपको क्षेत्र की जनता ही पसंद नहीं कर रही तो प्रदेश की जनता आपको क्या मुख्यमंत्री बनाएगी? तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ की जो जुगलबंदी है, आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दिग्विजय सिंह जी के बारे में कि आज हम चैनल पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, संदीप पौराणिक जी भी हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ। कोई बात होगी उनमें, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और अब तो अनुभव जो है वो और ज़्यादा हो गया है, कमलनाथ जी का भी और दिग्विजय सिंह जी का भी। कमलनाथ जी जब
2018 चुनाव के 6 महीने पहले अध्यक्ष बने थे प्रदेश कांग्रेस के, तो अब तो 5 साल 6 महीने का अनुभव हो गया है उनको। जब 6 महीने पहले अध्यक्ष बनाया था तो घर बिठा दिया था शिवराज जी को और उनकी पूरी टीम को जी। अब अनुभव डबल हो चुका है। और यात्रा का हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो पहले उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करी थी और उसके बाद तो अब उन्होंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा ही की है। तो दोनों का अनुभव जो है निश्चित तौर पर सफल सुखदकारी परिणाम मध्य प्रदेश की जनता के लिए आने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि पौराणिक साहब ने भी बताया, ये लगातार झूठ बोलते रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार करा विधानसभा के पटल पर कि हाँ 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और आज भी कई नेता इनके झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन जिसको मिला है उसको पता है और वो बोलता भी है, आज जैसा कि पौराणिक जी ने बताया है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता 2023 में बिल्कुल इंतजार में बैठी हुई है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इनको मध्य प्रदेश की जनता ने एक बहुत लंबा समय दिया है, 4 बार का मुख्यमंत्री का। जैसा कि अभी हमारे पौराणिक जी ने बताया कि 21 से 24 साल के, 18 से 21 साल के। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी कि जब शिवराज सिंह जी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जब बच्चा पैदा हुआ था, आज उस बच्चे को बातों की जरूरत नहीं है, उसको रोजगार की जरूरत है। आप कितनी कंपनियां लाए वो ये बच्चा पूछना चाहता है। वो बच्चा ये पूछना चाहता है कि मामा, आप मामा तो कहते हो, लेकिन मेरे माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरे जीवन भर की पूंजी लगा दी मेरे पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के बाद पूरा पीएफ का पैसा लगा दिया, और जब मैं डिग्री लेकर बाहर निकला तो आज मुझे उनको छोड़कर, उनकी आंखों में आंसू देकर मुझे दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद की ओर क्यों जाना पड़ रहा है। वो बच्चा मतदान करेगा और 2023 में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक है। अनिल जी क्या कहेंगे अमित जी की बात पर? देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा कमलनाथ जी की जब दिग्विजय सिंह जी की पहले बात कर लेते हैं। उनकी जब सरकार थी तो ऋण जो है किसानों को 16% पे दिया जाता था, आज 0% पे ऋण किसानों को दिया जा रहा है। सिंचाई का जो रकबा था वो 7 लाख हेक्टेयर था, अब हम 45 लाख हेक्टेयर पे पहुंच गए हैं और जल्द ही 65 लाख हेक्टेयर पे हमारी ये फिगर पहुंचने वाला है। बिजली का हाल किसी से छुपा नहीं है, बिजली नहीं आती थी, ये हाल था, हम लोगों को याद है, पौराणिक जी जानते होंगे। हम लोग उस समय साहब चिमनी कहते हैं हमारे रीवा में, चिमनी में बैठ के डिबरी जला के, दिया जला के हम लोग पढ़ाई करते थे जी। आज जो है बिजली सबको 24 घंटे बिजली विद्यार्थियों को मिल रही है। अब 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सड़क का क्या हाल था, दुर्दशा थी। हम लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, धूल से कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। केवल 44,000 किलोमीटर सड़क मध्य प्रदेश में होती थी, आज 3 लाख किलोमीटर की सड़क है। आय केवल उस समय 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति होती थी, आज 1,37,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। उस समय पर जो औद्योगिक विकास दर थी 0.6% होती थी, आज 24% की विकास दर हम दे रहे हैं। बेरोजगारी की दर पूरे भारत देश में सबसे कम 4% मध्य प्रदेश में है। कॉलेज की बात कर लें, मेडिकल फैसिलिटीज की, तो पहले केवल 5 कॉलेज आजादी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दे पाई। मध्य प्रदेश में आज कितना कर्जा है पूछिए जरा। देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास का इन्होंने मैचिंग ग्रांट तक लौटा दिया था और गरीबों के लिए आवास नहीं बनने दिया था। ये वो कमलनाथ की सरकार है। इन्होंने तो कफन के पैसे भी खा लिए, इन्होंने तो गरीब की जो संबल योजना थी उसको भी बंद कर दिया, और 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा था, वो भी नहीं दिया। किसान 35 लाख से अधिक किसान डिफाल्टर हो गए। तो ये हाल है इनका। आज की डेट में बात करें तो जैविक खेती में मध्य प्रदेश, आज ही की खबर है, जैविक खेती में हम नंबर 1 पे आए हैं, पूरे भारत देश में सबसे 1 नंबर में है। कृषि में आपको मालूम है कि 18.8% की ग्रोथ के साथ पूरे भारत देश में 1 नंबर पे मध्य प्रदेश है। जीडीपी में हम सबसे आगे हैं, 19 अधिक हमें मिल रहा है। रोजगार में पूरे भारत देश में 5 राज्यों में आते हैं हम। पटेल साहब कर्जा भी बता दूं, कितना कर्जा हो गया मध्य प्रदेश पे? दिग्विजय सिंह के टाइम कितना था? दिक्कत नहीं साहब, अरे आपको दिक्कत नहीं होगी, हमको तो दिक्कत है कर्जे को लेकर के। अरे जनता को दिक्कत है, आप कैसे बोल रहे हो कि हमको दिक्कत नहीं है? आपके अकेले टैक्स से नहीं चल रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता जो टैक्स दे रही है उसको चिंता है, आपको भले ही चिंता ना हो।
आपके मुख्यमंत्री को भले ही चिंता ना हो, आपके वित्त मंत्री को भले ही चिंता ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को इस बात की चिंता है क्योंकि चुकाना उसको ही पड़ेगा, चुकाना आपको अपनी जेब से नहीं पड़ेगा। तावरे जी, अनिल जी, कर्जे की जब भी बात आती है तो सीएम कहते हैं कि भाई कमलनाथ जी कर्जा लेते थे तो वो सलमान और जैकलीन के लिए लिया करते थे और हम कर्जा लेते हैं तो विकास के लिए लेते हैं। झूठ बोलने वाले लोग हैं। सलमान और जैकलीन कहां से आ गए इसमें कर्जे में? लेना पड़ेगा तो मध्य प्रदेश में 4 बार से मुख्यमंत्री कौन है? वो लगातार फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। बेरोजगारी में दिव्यांशु जी मैं अभी बोल रहा हूँ, आप गूगल पे चेक करो कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। किसान दुर्दशा के मामले में आप चेक करो, आप बाल अत्याचार के मामले में अभी चेक करो। ठीक है, झूठे आंकड़े देना भारतीय जनता पार्टी का काम है। जी, मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि आप गूगल पे चेक करो, लाइव चर्चा चल रही है, अभी चेक करो आप। किसानों को वृद्धा पेंशन और लाडली लक्ष्मी, अरे गोलियां चलाने वाले लोग हो आप लोग, किसानों की छाती को छलनी करने वाले लोग हो आप लोग। किसानों की छाती पे जो गोलियां चलाई थी आज भी मध्य प्रदेश को याद है। अनिल जी, संदीप जी, जनता समय की सीमा की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों महानुभावों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा सवाल यही है कि राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अभियान से क्या वाकई में बीजेपी की राह आसान होगी या कांग्रेस की राह आसान होगी, और क्या कांग्रेस साल 2018 का जो परफॉर्मेंस है वो 2023 में दोहरा पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात होगी। तो IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।